इसमें बुलाने के लिए, मैं अध्यक्ष स्थान देने के लिए मैं यहाँ के टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मुझे लग रहा है कि ये परिषद का उद्देश्य जो बताया गया कि महिलाओं की प्रगति का मूल्यांकन, एक मूल्यांकन हो रहा है हमारे समाज की प्रगति का, और समाज की प्रगति का मूल्यांकन किया जा रहा है हमारी महिलाओं ने कितनी प्रगति की है उस पर। और वो प्रगति हमें भिक्खुनी संघ के रूप में दिखाई दे रही है। महिला इतनी प्रगति कर चुकी है कि कम से कम आज स्टेज पर इतनी भिक्खुनियां बैठी है। ये प्रगति है या नहीं है? ये प्रगति है। जहां पर महिलाओं को आगे आने का मौका नहीं मिलता था, उन्हें कोई पूछता नहीं था, वहां पर इन महिलाओं ने विद्रोह करके, मैं विद्रोह कहूंगी, कौन सा विद्रोह किया? उन सभी विपरीत परिस्थितियों का विद्रोह किया और जीवन लेकर आज अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बनाई है। मैं यहाँ पर एक उदाहरण देना चाहूंगी, बहुत मार्मिक है वो, मुझे हमेशा याद आते रहता है। हमारे बीच बैठी है भिक्खुनी सुमेधा। उम्र में बहुत लग रहा है ना, लेकिन मानते नहीं है मैं ज्यादा उम्र की हूँ। ये जब भिक्खुनी बनी थी, हमारे संपर्क में आई, तब इन्होंने एक बात कहा था, आज मुझे सुमेधा के नाम से जाना जाता है, भिक्खुनी सुमेधा के नाम से जाना जाता है। मुझे ना मेरे माँ बाप के नाम, मेरे बाप के नाम से जाना जाता, ना मेरे पति के नाम से जाना जाता है। मुझे सिर्फ एक भिक्खुनी सुमेधा के नाम से जाना जाता है। और ये है सही पहचान एक महिला के प्रगति होने की। कितने लोग, कितनी महिलाएं कहती है कि मेरी प्रगति हो चुकी है, कितनी कहेगी? हम लोग कहते हैं हमने पढ़ लिख लिया, हम अच्छे पोस्ट पर हैं, आज मैं बहुत कमाती हूं, लेकिन फिर भी उनके साथ में जो नाम जुड़े होते हैं ना, तो पिता का और पति का जुड़ा होता है। तो कैसी प्रगति, कैसी प्रगति? मैं ये नहीं कह रही कि उनका साथ छोड़ना है, उनका साथ नहीं छोड़ना है। पिता और पति हमारे साथी होते हैं जीवन के, साथ छोड़ना और पूरी तरह से उन पर निर्भर रहना, ये दो अलग बातें हैं। पिता अगर हमें हमारी प्रगति देखना चाहता है तो वो इस तरह की प्रगति करवाए अपने बच्चियों की कि बच्ची का नाम हो और पिता उस बच्ची के नाम से जाना जाए। पति अगर साथ देता है तो वो ऐसा हो कि पत्नी उसके लिए, उसकी तरफ ना देखे कि तुम मुझे सपोर्ट कर रहे हो या नहीं। उसे विश्वास होना चाहिए कि मैं जो भी निर्णय ले रही हूं, ये मेरा खुद का जो व्यक्तित्व बन रहा है, इसमें मेरे पति का साथ मेरे साथ हमेशा रहेगा। तब हम कहेंगे कि वो महिला ने प्रगति की है। और ये प्रगति करना है तो ये बुद्धिज्म ही सिखाता है। भिक्खुनी महाप्रजापति की तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पर, किसी ने मार्क किया है? लगी हुई है, रैली में भी लगवाई थी और यहाँ पर भी लगी हुई है। कभी देखने को नहीं मिला, मिला क्या? इसके पहले कभी देखा नहीं?
फोटो नहीं देखा, यहां तक कि उनके नाम के बारे में भी जानकारी नहीं थी बहुतों को। कौन पहली भिक्खुनी थी बहुतों को जानकारी नहीं थी। बहुतों को, ये हमारा अनुभव है, बहुतों को जानकारी। यहाँ तो मैं कहूंगी नहीं कि आपको जानकारी नहीं, क्योंकि आपके धम्मक्रांति भिक्खुनी परिषद का ही नाम महाप्रजापति गौतमी है, तो आपको थोड़ी कह सकती हूँ मैं, है ना। आप जानते हो तभी वो नाम है, लेकिन ये हमारा अनुभव रहा है। महाप्रजापति गौतमी को एक सिद्धार्थ गौतम की मौसी माँ के रूप में जानते हैं सभी, लेकिन पहली भिक्खुनी थी, इसकी जानकारी कम है। इसकी भिक्खुनी बनने की कहानी और भिक्खुनी संघ तैयार करने की कहानी आपने भिक्खुनी विजया मैत्रेय से सुन लिया। लेकिन यहां पर मैं बताऊं, हमारी प्रगति का बहुत बड़ा राज क्या है, वो है आज का भारतीय संविधान। उसके बगैर हम यहाँ भिक्खुनी बनकर आपके सामने खड़े नहीं रह सकते थे, क्योंकि जितना संघर्ष भिक्खुनी बनने के लिए या भिक्खुनी संघ बनाने के लिए बताया गया अभी, वो संघर्ष करने के बाद में भी आज ये स्थिति है कि भारतीय संविधान के बगैर हमको भिक्खुनी मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। यानी भारतीय संविधान के आधार पर हम कहते हैं कि हम भिक्खुनी है, कौन रोकता है तो रोक सके, दिखा दे रोककर हमको। नहीं तो कोई आसान नहीं है बोलना। ये अधिकार हमको वहां मिला है, नहीं तो हमारे सामने कहते कि तुम भिक्खुनी नहीं हो, चिवरदारी रहते हैं, फिर भी कहते हैं, हम चिवरदारी होने के बाद में भी कहते हैं आप भिक्खुनी नहीं है। तो ये हम संविधान का है अधिकार जो हमको मिला है, उसके तहत ही हम आज चीवर पहनकर, और वो भी कासाई वस्त्र चीवर जो कहते हैं, ये रंग का चीवर आपको यहाँ पहने हुए भिक्खुनियां दिख रही है। अन्य जो देश थेरवादा के हैं वहां पे ये रंग का भी चीवर पहनने की अनुमति नहीं है, क्योंकि वहां का संघ, भिक्खु संघ उनको ये पहनने नहीं देता है। यहाँ पे हम पहन पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये विचार, ये जो मंच है, यहाँ पर ये बात की गई है कि ये भिक्खुनियों के बारे में विचार मंथन करने का मंच है। क्या क्या विचार मंथन करना है? भिक्खुनियां अपने आइडेंटिटी के लिए संघर्ष कर रही है, उसके बारे में आपने सुना। हम क्यों खड़े, ये भी मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा और क्या बात है? इसके अलावा जो बात कही गई वो ये कि सभी उपासक उपासिकाओं के मन में जो है वो ये है कि भिक्खुनियों ने या चिवरधारी, चाहे वो भिक्खु भी क्यों ना हो, आप लोगों की अपेक्षा होती है कि हम लोग आपके घर में आकर परित्राण पाठ करें और पूजा पाठ करें। सत्य सत्य। और अगर वो आते हैं, उनको आप बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं, और वो आते हैं और पाली में गाथा सुत्त बोलते हैं, कितने लोगों को अच्छा लगता है? सभी को। क्यों? देखो, जिन्होंने हाथ ऊपर किया ना, मैं बात कहना चाह रही हूं, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझेगा। जिन्होंने हाथ ऊपर किया उनको वो गाथा और सुत्त पहले से आते हैं, पक्का। जिनको नहीं आते ना, उनको बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। तुम लोगों को आता है, तुम्हें पाठ हो गया वो पूरा, तो आपके
आपके पास आकर वो भिक्खू भिक्खुनी जो भी चिवरदारी है बोलेगा, आप भी उसके साथ बोलेंगे, चाहे 1 घंटा बैठे 2 घंटा बैठे, वो बोलेंगे। उनको कुछ नहीं लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। क्या कभी आपने उन बच्चों को, छोटे बच्चों को, युवा बच्चों को इस परित्राण पाठ में बैठे हुए देखा है? क्यों नहीं बैठते? क्यों नहीं बैठते? क्योंकि उनको याद नहीं है और उनको समझ में ही नहीं आता है, उनको ये टाइम पास लगता है। समझ रहे हैं? तो क्या होना चाहिए चिवरदारी का कर्तव्य? जो भी गाता सुत्त बोला जा रहा है उसका अर्थ उनको बताना चाहिए, जिसके माध्यम से वो धम्म को समझे, उसका महत्व समझे और वो सोचे कि अगर मैं इस कार्यक्रम में नहीं बैठा तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये युवा को समझ में ही नहीं आता, उसको लगता ही नहीं, लाभ ही नहीं पता तो नुकसान क्या है, वो जानते ही नहीं है। और हम उस तरह की परिस्थितियां निर्माण नहीं कर रहे। हम नहीं चाह रहे कि हमारी भिक्खुनियां ऐसी हो या चिवरदारी ऐसे हो कि वो हमारे बच्चों को मार्गदर्शन कराए, बुद्ध से पहचान कराए, धम्म से पहचान कराए, संघ से पहचान कराए। हम सब गाथा और सुत्त से पहचान कराते हैं और इसलिए वो आपसे दूर भागता है। यहाँ पर भी जब बैठे हैं लोग तो युवा कितने हैं? स्कूल के बच्चे थे, कुछ रैली में थे, थोड़ा देर यहाँ रुके। वो स्कूल एक अच्छा स्कूल, मुझे पता चला नालंदा स्कूल चल रही है, उसके माध्यम से धम्म उनको बताया जाता होगा। 10 साल से शायद चल रहा है ना? ये काफी अच्छा उपक्रम मुझे यहाँ लगा। इसके माध्यम से, स्कूल के माध्यम से उन बच्चों तक धम्म पहुंच रहा है, लेकिन जो वो स्कूल में नहीं है उन तक कैसे पहुंच रहा है? बाबा साहब ने बिहार जाने को कहा, आपका एक हर रविवारी बुद्ध विहारी, ये उपक्रम भी चल रहा है आपका। क्या युवा जुड़ रहे हैं? आप उसमें रखो विषय, उसमें विषय रखो कि युवाओं को शैक्षणिक और करियर से संबंधित बुद्ध धम्म के माध्यम से क्या लाभ हो सकता है। धम्म का उपयोग शिक्षण में क्या होगा, उनके करियर में क्या होगा, ये अगर आप विषय रखकर करोगे तो आपके साथ युवा जरूर जुड़ेगा। मैं आपको बताऊं, बहुत कठिन है ये। हम लोगों ने 2008 में शैक्षणिक कार्यक्रम लिया था, एजुकेशनल कैंप, और एजुकेशनल कैंप हमने 10 दिन का लिया था मुंबई में। अब एजुकेशनल कैंप बोले तो एजुकेशन में लोगों को लगता है कि धम्म नहीं है, सही है ना? और हमने क्या किया, वो एजुकेशनल कैंप बुद्ध विहार में लेने का प्रयास किया। अब बुद्ध विहार वाले कैसे मानेंगे? चिवरदारी बोल रही है तो हाँ बोल देते थे, लेकिन जब जैसे समय नजदीक आता दोबारा पूछते थे, नहीं 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 नहीं, अपने विहार में ना दूसरा कार्यक्रम है, आप मत आइए। ये हमारा अनुभव मैं आपको बता रही हूं। ये बिल्कुल समझने को तैयार नहीं थे कि शैक्षणिक कार्यक्रम के माध्यम से ही हम उनको धम्म बताना चाह रहे हैं। और अगर हम युवाओं को कहते हैं कि धम्म के प्रोग्राम में आओ तो जुड़ेंगे बच्चे? नहीं। तो उस समय शैक्षणिक कैंप के माध्यम से हमारे पास 20 बच्चे आए और उन 20 बच्चों को हमने दोपहर में एजुकेशन के क्लासेस लिए, करियर के क्लासेस लिए, और रोज शाम को कंपलसरी, क्योंकि रेसिडेंशियल होने की वजह से रोज शाम को धम्म के क्लासेस हुए। दोनों काम हुआ या नहीं हुआ? बुद्ध विहार वाले नहीं समझ पाते हैं, उनको लगता है हमारी मर्जी से चलना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ गाथा और सुत्त होने चाहिए। और जब तक ये करोगे ना तो ये जो पीढ़ी यहाँ बैठी हुई है, एक समय ऐसा आएगा 5-10 साल के अंदर
कि यहाँ बैठने के लिए धम्म के कार्यक्रम में भिक्खुनी के परिषद में अगर करना चाहे तो कौन होगा? क्योंकि युवा तो जान ही नहीं रहा, ना भिक्खुनी का महत्व जान रहा है, ना धम्म का महत्व जान रहा है। क्या करोगे? हमें इस बात की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। और जब हम ये प्रशिक्षण लेते हैं, बहुत बात हो चुकी है इसके बारे में, तो युवा हमारे साथ में इसीलिए जुड़ते हैं क्योंकि हम उनका चीवर में रहकर भी उनके एजुकेशन की तरफ ध्यान देते हैं। उनका जो कॉलेज की पढ़ाई है उसके तरफ भी ध्यान देते हैं। फिर एक बात आ जाती है, क्या सच में हम ये करने लायक हमारी परिस्थिति है? कौन कर रहा है ये? भिक्खुनी संघ कर रहा है। हमारा महाप्रजापति गौतमी एजुकेशनल फाउंडेशन ये कर रहा है। लड़कियों को एजुकेशन देने के साथ साथ चीवर देकर, या जो बिना चीवर के भी है उनको धम्म का प्रशिक्षण देना है। तो इसमें हम कितना कर पाएंगे यदि उपासक उपासिका हमको सहयोग नहीं करेंगे? प्रश्न उपस्थित हो रहा है। बहुत बड़ा प्रश्न है ये कि इनके रहने का, खाने पीने की व्यवस्था कैसी हो। हम तो बोलते हैं संघ आया है, सबने कहा यहाँ पे संघ आया, भिक्खुनी संघ, कई सालों के बाद संघ आया। लेकिन भिक्खुनी संघ ऐसे कार्यक्रमों में बुलाया जा रहा है, बुलाया गया है। हम ये कम से कम अभी 15 साल से भिक्खुनी संघ पर काम हो रहा है। और जब भिक्खुनियां एक साथ संघ के माध्यम से संघ बोलकर विहार में रहती है तो हमें सुनने को मिलता है, बनते जी आम्ही दोघांनाच जेवण देऊ, सगळ्यांना नहीं देऊ। हम लोग रहते हैं 15 विहारों में, वर्षावास में नहीं मिला हमको भोजन, 2-2 लोगों का भोजन मिला। कैसा संघ टिकेगा? समझो इस बात को। ये बहुत बड़ी समस्या है। समस्या पर बात करने की बात कही थी। संघ में दिखना जरूर चाहिए, लेकिन संघ में रहने के लिए वो सुविधा उपलब्ध कौन कराएगा? फिर इतनी सारी सामनेरियां हैं, लड़कियां हैं, धम्म सीखने आती है, जाती है, उनके खाने की व्यवस्था विहारों में करते तो अरे बाबा, भिक्खुनी स्वयंपाक पण करतात विहारात। समझ में आ रहा है? मैं आपको वो सोच में डालना चाह रही हूं कि हमको कुछ करना है, हमारा कुछ उद्देश्य है, उसको पूरा करने के लिए हमने क्या करना चाहिए। बुद्ध के समय में महाप्रजापति गौतमी को समय नहीं आया करके बोला गया था, तो एक वाक्य मैत्री ने नहीं बोला जो मैं अभी बोलना चाह रही हूं कि अकेली भिक्खुनी भिक्खु संघ के साथ नहीं रह सकती थी, इसलिए बुद्ध ने बोला था समय नहीं आया। ये इन्होंने किताब में लिखा है, अभी बोले तो और कितना बात बोले। अकेली भिक्खुनी भिक्खु संघ के साथ नहीं रह सकती, इसलिए समय नहीं आया बोला था। लेकिन 500 महिला जब लेकर जाती है तो एक भिक्खुनी संघ तैयार होता है। यानी बुद्ध के मन में था, एक तो भिक्खुनी अकेली नहीं रखना है और संघ के साथ रखना है, तो संघ की व्यवस्था भी कैसे हो। उस समय तो राजाश्रय था, राजा लोग बुद्ध के पास आते थे। आज तो हम सब राजे हैं या नहीं है? है? क्यों है भैया आप राजे? अरे राजा चुनने का अधिकार आप ही को है ना, वोट देकर। तो आप ही लोगों को तय करना पड़ेगा। संघ की अपेक्षा कर रहे हो तो संघ के रहने की, खाने की, उनके पढ़ाई की ये व्यवस्था होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात आ रही है कि
जैसे अभी भिक्खुनी निमल नेता ने कहा था, अध्यक्ष भाषण में तो सबका थोड़ा थोड़ा तो लेना पड़ेगा ना। इन्होंने कहा था कि जब वो यहाँ आई तो विनय पिटक के बारे में वो तो जानती नहीं थी कि ऐसा कुछ होता है। अब विनय पिटक की जानकारी है, हो रही है, चलो प्रशिक्षण के माध्यम से थोड़ी बहुत विनय पिटक की जानकारी हो रही है, लेकिन और हम ये भी बात कर रहे हैं कि प्रशिक्षण केंद्र होना चाहिए। आपको बता दे, बहुत सारे भिक्खुओं के माध्यम से प्रशिक्षण केंद्र है भारत में, क्योंकि कोई कोई